Hello and welcome back everyone to chemistry classes. In this video, I am continuing with the solutions of GATE 2018 question paper. So, I am starting with question number 26, which is in the following reaction. तो इस क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन गिवन है. इसमें आपको यहाँ पे एक एल्डिहाइड दिया है जिसमें एक काइरल सेंटर है और उसके ऊपर आपको क्या डाला है, ऑर्गेनोसिलिकॉन का एक कंपाउंड है और इसमें यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया है, इट इज अ लुईस एसिड. और यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट दिए हैं और आपसे पूछा है कि ये जो प्रोडक्ट X है और जो आपका ये प्रोडक्ट Y है, इसमें आपका मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, या फिर एक ही प्रोडक्ट इसमें बनेगा या तो X या Y. यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है. तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जब ये जो आपका सबस्ट्रेट है, ये जब आपका इस मॉलिक्यूल पे यहाँ पे एल्डिहाइड में ऐड होगा, तो बेसिकली इसमें आपको ये देखना है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी रहेगी. तो जब भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन पे आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी होती है तो आप एक रूल यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं जनरली क्रैम रूल. तो क्रैम रूल से आपको इस क्वेश्चन को करना है. उसे करने के लिए, क्रैम रूल को यूज करने के लिए कई तरीके होते हैं, बट जो मेथड मैं यूज करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके थ्रू मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा. तो क्रैम रूल को अप्लाई करने के लिए बेसिकली ये जो यहाँ पे हमारा काइरल सेंटर होता है, इस पे जो हमारे यहाँ पे ग्रुप्स प्रेजेंट है वो कितने बल्कि हैं या फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स कैसी है, उस पे डिपेंड करता है कि बेसिकली जो आपका इनकमिंग ग्रुप है वो कहाँ पे कार्बोनिल पे ऐड होगा, मतलब वो कैसे ऐड होगा, किस डायरेक्शन से वो आएगा. तो इसे करने का मेरे पास जो तरीका है, पहले इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन हमें बनाना होता है इस मॉलिक्यूल का जो हमारा एल्डिहाइड है. तो न्यूमैन बनाने के लिए पहले मैं उसे फिशर में कन्वर्ट करता हूं. तो पहले मैं इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा. जो इसमें यहाँ पे काइरल सेंटर है इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. तो अगर मैं यहाँ पे प्रायोरिटी दूंगा तो 1 2 3 और जो फोर्थ है वो हमारा बिलो द प्लेन है. सो ये मेरा आया है R. तो मैं इसका न्यूमैन बनाऊंगा. न्यूमैन बनाने के लिए इसे 1 यहाँ पे हाइड्रोजन PH CH3. अगर आप देखेंगे तो इसमें 1 2 3 इस सेंटर की जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो R आएगी. तो ये इसका इक्विवेलेंट न्यूमैन प्रोजेक्शन है. फिर इस न्यूमैन प्रोजेक्शन से, फिशर प्रोजेक्शन है ये, मैंने अभी इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाया है, इक्विवेलेंट फिशर प्रोजेक्शन. और फिर फिशर प्रोजेक्शन से मैं उसे न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करता हूँ. तो जो फिशर प्रोजेक्शन होता है उसमें जो हमारे ये दोनों कार्बन हैं, इन दोनों कार्बन का मैं यूज करके यहाँ पे न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊंगा. एंड जो फिशर हमारा प्रोजेक्शन होता है उसमें जो ये दोनों कार्बन है दे आर इन एक्लिप्स्ड फॉर्म. तो हमारा ये कैसे बनेगा, ये इस मॉलिक्यूल की इक्विवेलेंट न्यूमैन प्रोजेक्शन में इसे मैंने बनाया है. अब जो इसमें हमारा अप्रोच करेगा, जब ये हमारा एलाइल ग्रुप अप्रोच करेगा, तो दिस एलाइल ग्रुप कैन अप्रोच फ्रॉम मिथाइल साइड और फिनाइल साइड. तो जो हमारा फिनाइल है वो हमारा बल्कि है, तो इसीलिए जो कार्बोनिल पे हम अटैक करेंगे वो इधर से करेंगे. मतलब इसमें हम जनरली यही करते हैं, जब हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं तो जनरली हमारे पास एक काइरल सेंटर पे जो हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है वो तो हमारा होता है हाइड्रोजन ही. तो हाइड्रोजन को तो हम यहाँ पे रखते हैं और जो दो हमारे बल्कि ग्रुप्स हैं जैसे यहाँ पे PH और CH3, उन्हें हम इस Y के जो दो आर्म्स हैं उन पे लाते हैं. और फिर उसके बाद जो लेस बल्कि है उसकी तरफ से हम अपने सब्स्टिट्यूएंट का अटैक कराते हैं. और फिर जब हम यहाँ से, सपोज मैं इस एलाइल ग्रुप को R से लिख रहा हूँ, तो बेसिकली क्या होगा, R का अटैक इधर से होगा तो ये OH हमारा इधर आ जाएगा. तो हमारा क्या प्रोडक्ट इसमें बनेगा, वी विल बी गेटिंग, ये यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन, यहाँ पे PH OH और यहाँ पे आपका आ गया R ग्रुप
और ये पहले से आपका यहाँ पे CH3 था, तो ये आपका इसमें यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब आप क्या करेंगे, जो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट है ये आपका है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म में, तो आप इसे वापस से फिशर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो फिशर में जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जो आपका ऑलरेडी पहले से था वो तो यही रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे, ये आपका CH3, ये आपका PH, सॉरी ये जो आपका PH है ये यहाँ पे है, और जो आपका OH है ये यहाँ पे है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये आपका CH3PH और H यहाँ पे हो गया, और जो आपका ये वाला Y है इसमें इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन है तो ये इसके अपोजिट आएगा, PH के साथ OH है, और यहाँ पे आपका ये R ग्रुप है। R ग्रुप बेसिकली आपका क्या है, CH2 CH2 ये आपका R ग्रुप है। R ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप। अब आप क्या कीजिए, जो आपका ये पुराने वाला सेंटर है इसकी अगर आप एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो ये तो आपकी अभी भी R ही आएगी, 1 2 3, तो ये तो आपकी अभी भी R ही है। और अगर आप जो आपका ये नया यहाँ पे कायरल सेंटर जनरेट हुआ है इसकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो वो आपको क्या मिलेगी, पहले आप प्रायोरिटी देंगे यहाँ पे 1, फिर जो सेकंड प्रायोरिटी होगी आप यहाँ पे देंगे 2, और ये हो गई आपकी थर्ड। तो 1 2 3 ये भी आपका R ही ग्रुप यहाँ पे, सॉरी जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आपकी जनरेट हुई है वो R ही हुई है। तो इसका मतलब जब आपने अपने इस सबस्ट्रेट पे इस एल्काइल ग्रुप को लगा लिया तो उसके बाद क्रैम रूल से आपने ये पूरा निकाला कि क्रैम रूल के अकॉर्डिंग ये जो आपका इनकमिंग ग्रुप है ये कहां से अटैक करेगा, और जब ये एल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो जो नया कायरल सेंटर मॉलिक्यूल में जनरेट हो रहा है उसकी आपने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकाली, वो आपकी R आ गई। तो इसका मतलब आपको ये पता है कि इनिशियली जो कायरल सेंटर था उसकी कॉन्फ़िगरेशन R थी, और जो रिएक्शन होने के बाद जनरेट हुआ है उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन R है। अब आपको जो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स गिवन है PH CH3 OH, एक तो आपको यहाँ पे ऐसे गिवन है और एक में सब चीजें सेम है, बस जो OH है वो आपको इसमें बिलो द प्लेन दिया है। तो एक्चुअली पहली बात तो हमें ये समझनी होगी कि इसमें हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे या एक ही प्रोडक्ट बनेगा। एक्चुअली जो हमारा क्रैम रूल है ये हमारा ये नहीं बोलता है कि दूसरा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल बनेगा ही नहीं। बेसिकली जो ये R ग्रुप की हमने अप्रोच दिखाई है क्रैम रूल लगा के, ये बेसिकली एक फेवरेबल रिएक्शन है कि इधर से हिंड्रेंस ज्यादा है इधर से हिंड्रेंस कम है, तो इसीलिए जो हमारा R ग्रुप है वो जब एल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो वो इस वाली पोजीशन से अप्रोच करेगा। तो इसीलिए ये वाला जो हमारा अटैक होगा दिस विल बी मोर फेवरेबल, सो इट विल गिव अस मेजर प्रोडक्ट। मतलब क्रैम रूल इज ऐसा रूल नहीं है जो आपको बोलेगा कि मतलब कि 100% यही बनेगा, मतलब एक ही आपका ओनली प्रोडक्ट इस रिएक्शन में नहीं होगा। दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, और जो इधर से अप्रोच करके आपका जो जब R ग्रुप आपका इधर से अप्रोच करेगा तो जो आपको प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा माइनर प्रोडक्ट। तो पहली बात तो हमें ये समझने वाली है कि इस रिएक्शन में दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर प्रोडक्ट होगा और एक माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इसीलिए जो आपका B और C ऑप्शन है वो तो आपका कैंसिल हो जाता है। अब आपका जो A और D ऑप्शन बचा उसमें आपको कंपेयर करना है, तो उसके लिए अब आपको पता होना चाहिए कि आपका मेजर और माइनर क्या है। तो आपको क्या करना है, बस अब आपको इतना करना है, जो आपने क्रैम रूल के अकॉर्डिंग अपना सॉल्यूशन किया उसमें आपको दोनों की कॉन्फ़िगरेशन R मिली। तो ये जो गिवन प्रोडक्ट्स हैं क्वेश्चन में, जो दोनों गिवन प्रोडक्ट्स हैं इन पे आप एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालिए इन दोनों सेंटर्स की, तो जिसमें आपको वो दोनों R मिलेगी वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसकी तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो दोनों में यहाँ पे R ही है। अब बस इस वाली पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ये वाली पोजीशन अगर R हुई तो ये हमारा मेजर हो जाएगा और ये हमारा माइनर हो जाएगा, और अगर ये वाली पोजीशन हमारी S आई तो ये हमारा माइनर हो जाएगा और ये वाला हमारा मेजर हो जाएगा। तो अब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो इसकी जब हम निकालेंगे तो ऐसा आपको एक बनेगा, ये। तो जब आप इसमें प्रायोरिटी देंगे तो 1 इधर 2, ये आपका हो गया 3 और ये हो गया आपका 4।
तो इसमें जो आपका अबव द प्लेन है वो 1 है, तो इसमें सबका अलग अलग तरीका होता है निकालने का। तो मेरा जो तरीका है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करूंगा, बॉन्ड ब्रेक करके फर्स्ट यहाँ जाएगा और ये अबव द प्लेन 3 आ जाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया, बॉन्ड ब्रेक किया है, मतलब इसकी जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन थी वो अभी मैंने एक बॉन्ड ब्रेक करने की वजह से चेंज कर दी है। तो अब मैं इसमें निकालूंगा 1 2 3, ये आया है S, पर मैंने बॉन्ड ब्रेक किया था तो एक्चुअली में इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो R है। तो इसका मतलब यहाँ का ये जो सेंटर है इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या मिली है, R। तो इसीलिए R R वाला प्रोडक्ट ये है जो आपको यहाँ पे क्रैम रूल से मिला था, R R। सो X विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, Y विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन A, दैट X इज द मेजर प्रोडक्ट एंड Y इज द माइनर प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बट ये है कि अगर आप इसे पेशेंस के साथ करेंगे तो हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। पहले आपको क्या करना होगा, वैसे सबका क्रैम रूल लगाने का तरीका अलग होता है, तो अगर आपका तरीका कुछ फास्ट है तो आपको इसमें कम समय भी लग सकता है, बट जो मैंने यहाँ पे फॉलो किया है उसमें जो गिवन मॉलिक्यूल था एल्डिहाइड का, पहले मैंने उसे न्यूमैन में बनाया, फिर न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम देख लेंगे कि हमारा बल्की ग्रुप किस तरफ है। तो बल्की ग्रुप से दूसरी साइड जो हमारी है उस तरफ से हम अटैक करेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट में जो नया कायरल सेंटर जनरेट हुआ है उसकी मैंने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकाल ली, और फिर जो हमारा गिवन प्रोडक्ट है रिएक्शन, जो हमारा क्वेश्चन में गिवन प्रोडक्ट है उसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकाल ली, और उससे हमें पता चल गया हमारा आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनेंशियोमेरिक पेयर अमंग द फॉलोइंग इज। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और सब में आपको पेयर गिवन है, और आपको ये बताना है कि इनेंशियोमेरिक पेयर कौन सा है। तो बेसिकली इनेंशियोमेरिक पेयर कौन सा होगा, जनरली हम क्या देखते हैं, इनेंशियोमर्स जो हमारे होते हैं एक तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, और जो हमारा इनेंशियोमेरिक पेयर होता है वो जनरली हमारा मिरर इमेज होता है। कई बार हमें जो पेयर गिवन होगा वो इनेंशियोमर होंगे, बट वो ऐसी फॉर्म में नहीं गिवन होंगे कि हमें वो एक दूसरे की मिरर इमेज दिखें। तो मिरर इमेज वाली बात है वो सच तो है, बट एज सच उसे देखना पेपर पे कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं और फिर बताना कि इनेंशियोमर्स होंगे या नहीं होंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जो हमारे पास इनेंशियोमर्स बताने का सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है कि सपोज हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं X और Y। इस X मॉलिक्यूल में सपोज 2 कायरल सेंटर हैं, एक R है और एक S है, और इस Y में भी हमारे पास 2 ही सेंटर होंगे। तो जो सेंटर इस X मॉलिक्यूल में R आया था, अगर वो इस मॉलिक्यूल में S आया है, और जो इसमें S आया था वो इसमें R आया है, तो हम इन्हें बोलेंगे कि ये दोनों हमारे इनेंशियोमर्स हैं। तो बेसिकली ये हमारा सबसे बेस्ट तरीका है इनेंशियोमर्स को देखने का, कि जो भी आपके मॉलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी रिवर्ट हो जानी चाहिए। अगर इसमें 4 एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, क्योंकि इसमें 4 कायरल सेंटर्स हैं, तो इस मॉलिक्यूल में वो चारों के चारों रिवर्ट हो जाने चाहिए, R का S बन जाना चाहिए और S का R बन जाना चाहिए। और एक चीज जो हमें और ध्यान में रखनी है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि कई बार आप ऐसे मॉलिक्यूल्स देखेंगे कि RS है इसमें और इसमें SR हो जाएगा, बट तब भी वो इनेंशियोमर्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव जब वो हो जाएगा तो उसे हम इनेंशियोमर नहीं बोल सकते। तो दोज 2 मॉलिक्यूल्स देन विल नॉट बी इनेंशियोमेरिक पेयर। तो अब इसमें जो मैंने आपको तरीका बताया है वही मैं देखूंगा। तो अगर आप ए ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो ए ऑप्शन में आपको ऐसे बनाया है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ही प्रेजेंट है, मतलब ये इसमें यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट है। अगर आप इसे ऐसे काटेंगे तो ये कट जाएगा, मतलब ये बिल्कुल इक्वल हाफ्स आपके यहाँ पे होंगे। तो अगर इसमें यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये तो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है। तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है तो इनेंशियोमर होने का इसका सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए ए ऑप्शन में तो आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ए ऑप्शन आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है तो इनेंशियोमर नहीं हो सकता। और पूछा क्वेश्चन में क्या है कि इनेंशियोमेरिक पेयर बताओ, तो इसलिए ए ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया। फिर अगर आप बी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन में आपको एक तो बनाया है ये,
और एक आपको बनाया है तो बेस्ट तरीका क्या है कि दोनों में कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। बेसिकली ये हमारी क्या है, ये हमारी है एलीन। तो इसमें हमारे पास क्या तरीका होता है आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने का कि जो हमारे दोनों सब्स्टिट्यूएंट इन द प्लेन है पहले उन्हें प्रायोरिटी देंगे, फिर जो अबव और बिलो द प्लेन है फिर उन्हें प्रायोरिटी देंगे। तो 1 2, फिर इधर आएंगे तो 3 और 4, 1 2 3 आर। और अगर आप देखें तो जो इसमें आपका फोर्थ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है दैट इज अबव द प्लेन, तो आपको रिवर्ट करना होगा, तो ये एस, तो ये आपका आ गया एस। इसमें आप निकालेंगे तो वही पहले आपको जो इन द प्लेन वाले आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्हें प्रायोरिटी देनी होगी। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 ऐसे घूमेगा तो ये आया एस। और इसमें वन टू थ्री फोर, ये आपका ऐसे घूमा, ये आया आपका एस। और जो इसमें आपका लीस्ट प्रायोरिटी है वो आपका बिलो द प्लेन है, और बिलो द प्लेन है तो वो आपका एस ही रह जाएगा। तो ये भी आपका एस था और ये भी आपका एस ही आया है। तो इसका मतलब जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं हुई है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होने का मतलब है कि ये जो दोनों आपके मॉलिक्यूल्स हैं दे आर आइडेंटिकल, सो दे आर नॉट इन एंटियोमेरिक पेयर। तो बी भी जो आपका ऑप्शन है दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट। फिर अगर आप नेक्स्ट अपना सी ऑप्शन देखेंगे तो इसमें भी आपको बिल्कुल जैसे ये स्पाइरो है, बट जैसे आपने जो हमारा एलीन में हमने रूल लगाया था वो इसमें लगाएंगे। जो हमारे इन द प्लेन है उधर हम पहले प्रायोरिटी देंगे, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4। ये हमने CIP रूल लगा के प्रायोरिटी दे दी 1 2 और इधर 3 4। फिर जब इसे रोटेट करेंगे तो ये आया आपका R, और जो आपका लीस्ट प्रायोरिटी है वो आपका बिलो द प्लेन ही है, तो ये आपका R का R ही रहेगा। फिर इसमें जो इसका सेकंड इसके साथ जो पेयर गिवन है वो है ऐसा, इसमें भी आपको जो इन द प्लेन उन्हें प्रायोरिटी देंगे तो 1, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4। तो 1 2 3 ये आपका आया R। और आपका लीस्ट प्रायोरिटी 4th ही है, तो लीस्ट प्रायोरिटी बिलो द प्लेन ही है, तो इसीलिए इसमें भी आपको R से S नहीं करना होगा, R ही आपका आंसर होगा। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स इनमें भी आपका दोनों की जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो आई है R, तो इसीलिए ये भी आपके इनेंशियोमेरिक पेयर नहीं है। वैसे अभी जितना हमने क्वेश्चन कर लिया है उसके हिसाब से अभी हमें क्लियर है कि जो हमारा डी है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, बट फिर भी एक बार हमें चेक जरूर कर लेना चाहिए। इससे हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमने ए बी सी को करने में कोई गलती नहीं की है। तो अगर हम डी देखें, दिस इज बाइफिनाइल सिस्टम, यहाँ पे COOH NO2 ये अबव द प्लेन है, बनाया NO2 तो ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे लगाया है COH। इसमें भी सेम प्रायोरिटी देने का तरीका है। तो नाइट्रोजन की तरफ 1, ये हो जाएगा 2 और ये 3, ये हो जाएगा आपका 4। तो ये 1 2 3 ऐसे, तो ये आ गया आपका R। जो लीस्ट प्रायोरिटी है बिलो द प्लेन है तो R ही रहेगा। और जो इसके साथ में आपको गिवन है ये अबव बनाया है COOH NO2 COOH NO2, इसमें भी आप पहले इधर प्रायोरिटी देंगे, तो 1 2 और यहाँ पे 3 और ये हो गया 4। तो अब इसमें आपने ये घुमाया 1 2 3, तो ये आपका आया R, बट इसमें जो आपका लीस्ट प्रायोरिटी है दिस 4th, दिस इज अबव द प्लेन,
तो इसीलिए जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आई है आपको उसे रिवर्ट करना होगा, तो दिस विल बी S। तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें आपका एक मॉलिक्यूल का आया है कॉन्फ़िगरेशन R और दूसरे मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज S। तो इसीलिए यही आपका करेक्ट आंसर है, दिस इज द इनेंशियोमेरिक पेयर। ये क्वेश्चन आपका इजी है, इसमें समय जरूर लगेगा क्योंकि इसमें आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सभी की कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखनी ही होगी। अब इसमें ये किस्मत की बात है, ये डी नंबर पे था तो आपको सभी को मतलब ABCD सभी करने पड़े, बट इसमें ये श्योर है कि अगर आप ध्यान से करेंगे देन यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। सो डी वॉज द करेक्ट आंसर, जिसमें एक का था R दूसरे का था S, तो इसीलिए दे बोथ वर इनेंशियोमेरिक पेयर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 28। तो इसमें आपको क्या दिया है, द मेजर प्रोडक्ट पूछा है फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। तो आपको इसमें रिएक्शन सीक्वेंस क्या दिया है, तो इसमें पहले तो आपको डाला है यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटोक्साइड और फिर डाला है रानी निकल और हीट किया है। तो अगर आप ध्यान से देखें ये जो आपका सबस्ट्रेट है ये बेसिकली एक सल्फर वाइलाइड है। जनरली हम क्या देखते हैं कि हमें एल्डिहाइड या कीटोन दिया होता है और उसके ऊपर हम इंट्रामोलिकुलरली सल्फर वाइलाइड डालते हैं। तो सल्फर वाइलाइड जब हम डालते हैं तो उसके पास जो उसका सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि हमें बेस डालना होता है। तो जब हम बेस डालते हैं तो वाइलाइड के एडजेसेंट जो आपका CH2 या CH3 ग्रुप है उससे आपको प्रोटॉन लेना होगा, फिर जो आपका वहां पे एनायन जनरेट होगा दैट एनायन विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, सपोज कार्बोनिल या फिर माइकल एडिशन भी कर सकता है, या तो 1,2 एडिशन करेगा या फिर 1,4 एडिशन करेगा। अब सल्फर वाइलाइड में कैसे पता चलता है कि 1,2 एडिशन होगा या 1,4 एडिशन होगा, सपोज आपका जो वाइलाइड है सल्फर का, एक तो होता है स्टेबल वाइलाइड, एक होता है अनस्टेबल वाइलाइड। तो अगर आपका जो सल्फर वाइलाइड है अगर वो अनस्टेबल है, जैसे ये वाला जो आपका सल्फर वाइलाइड है ये अनस्टेबल है, तो ये आपका करता है 1,2 एडिशन, मतलब ये आपका कीटोन पे अटैक करता है। और जो आपका स्टेबल हो जाता है, जैसे सल्फर के ऊपर आप डबल बॉन्ड O लगा दोगे या फिर आपने जो यहाँ पे ये इसके साथ ग्रुप लगाया है, सपोज इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, जैसे CH2CN साइनाइड लगा दोगे, तो उसे भी हम स्टेबल ही बोलते हैं। तो उस केस में ये क्या करता है, जब सल्फर डबल बॉन्ड हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तब ये करता है 1,4 एडिशन, मतलब माइकल एडिशन टाइप ये हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो पहली बात जो हमारा बेस है हमें ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटॉन है, एक तो प्रोटॉन हम यहाँ CH3 से भी ले सकते हैं किसी से, या फिर इस CH2 से लेंगे, पहले तो हमें ये सोचना होगा। अब इसीलिए आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटोक्साइड गिवन है विच इज अ बल्की बेस, तो वो आपका वहां से प्रोटॉन लेना पसंद करेगा जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए जो आपका ये प्रोटॉन यहाँ से लूज होगा ये CH3 से होगा, ना कि इस वाले CH2 से। तो जब आप प्रोटॉन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, CH2 माइनस CH3 प्लस और FS3 माइनस, ये आपकी स्पीशीज फॉर्म हो गई। अब जो आपकी एनायनिक स्पीशीज जनरेट हुई है ये या तो 1,2 एडिशन करेगी या 1,4 एडिशन करेगी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब इसमें यही चीज हमें ध्यान रखनी है, जो ये हमने रूल बनाया है या जो ये फॉलो होता है, जो हम रिएक्शंस में प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, वो जो हम रिएक्शन सब देखते हैं दे आर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, मतलब उसमें कोई भी आपका कंस्ट्रेंट नहीं है, दो सेपरेट मॉलिक्यूल हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से सब करेंगे। बट अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारा सल्फर वाइलाइड है दैट इज नॉट स्टेबल वन, मतलब इसके ऊपर ना डबल बॉन्ड हो है ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है दिस इज नॉट इंट्रामोलिकुलर, दिस इज नॉट इंटरमोलिकुलर, दिस इज इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, मतलब आपका इसी मॉलिक्यूल में तो आपका ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन प्रेजेंट है और इसी मॉलिक्यूल में आपकी अटैक करने वाली स्पीशीज प्रेजेंट है।
तो ये जो आपका CH2 माइनस है, ये भले ही मैंने यहाँ बॉन्ड से ऐसे बना दिया है जैसे डायरेक्ट कार्बोनिल पे अटैक कर सकता है, बट ये जो आपका CH2 माइनस है, दिस कैन नॉट अटैक ऑन दिस कार्बोनिल। मतलब ये स्पीशीज तो ऐसी है जो जनरली 1-2 एडिशन करती है, बट इस मॉलिक्यूल में एंगल कंस्ट्रेंट्स की वजह से दिस CH2 माइनस कैन नॉट डू 1-2 एडिशन। इसके लिए क्या फिजिबल है, यहाँ पे 1-4 एडिशन करना। तो इसीलिए ये जो CH2 माइनस है ये 1-2 एडिशन नहीं करेगा, ये करेगा 1-4 एडिशन। तो जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो बेसिकली ये जो CH2 ग्रुप है ये आपका इस पोजीशन पे लग जाएगा। जनरली हम ये देखते हैं कि अगर हमारे ये वाला वाइलाइड होता है तो हमारे यहाँ पे इपोक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि ये CH2 ग्रुप यहाँ पे लगता है, बट इस मॉलिक्यूल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो आपका ये CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप आपका इस वाली पोजीशन पे लगेगा। तो फर्स्ट स्टेप के बाद तो ये होगा। फिर सेकंड स्टेप में इसमें डाला है आपका रानी निकल और हीट। तो बेसिकली निकल क्या करता है, वो आपका सल्फर को हटा देगा। जब भी आप देखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में सल्फर और कार्बन का बॉन्ड है और आपने रानी निकल डाल के हीट कर दिया तो बेसिकली इट विल ब्रेक कार्बन सल्फर बॉन्ड। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो आपका ये वाला बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को ये ब्रेक कर देगा। तो एक्चुअली आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फाइनली एक तो आपका यहाँ पे 1-4 एडिशन हुआ, उस 1-4 एडिशन के होने की वजह से यहाँ पे आपको ऐसे CH2 ग्रुप मिल गया। और सेकेंडली जो ये आपका यहाँ पे कार्बन सल्फर बॉन्ड था ये आपका टूट गया, तो एक आपको यहाँ पे CH3 ग्रुप मिल गया। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज योर ऑप्शन ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको काफी सारी चीजें ध्यान में रखनी है। पहले आपको सल्फर वाइलाइट गिवन है तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि बेस कौन सा गिवन है। सपोज अगर कोई और बेस गिवन होता तो इट वाज आल्सो पॉसिबल कि वो प्रोटॉन यहाँ से लेता, बट रिएक्शन को ऐसे ही ढंग में कराया गया है ताकि ये CH3 वाला प्रोटॉन लूज हो, इसीलिए आपको यहाँ पे बल्कि बेस दिया है। फिर आपको दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है कि सल्फर वाइलाइट भले ही स्टेबल वाला नहीं है, बट तब भी यहाँ पे हमारा एंगल कंस्ट्रेंट्स की वजह से 1-4 एडिशन ही होगा, ना कि 1-2 एडिशन। और फिर रानी निकल आपका इस बॉन्ड को तोड़ देगा। इसमें जनरली यही होगा, ये यहाँ पे आपका एडिशन होगा। फिर जब ये O माइनस यहाँ पे वापस आएगा तो ये वाला जो कार्बन है ये CH2 पे अटैक करके इसे लीव करा देगा। मतलब बेसिकली इसका एक सिंपल मैकेनिज्म है दैट यू कैन सी। जो वाइलाइड हमारी वाली रिएक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ ही लेते हैं, या तो फॉस्फोरस वाइलाइड जिसे विटिग रिएक्शन हम बोलते हैं, या फिर ये सल्फर वाइलाइड वाली रिएक्शन। ये जनरली कैसे है ना कैसे करके पूछ ही लेते हैं एग्जाम में, तो इसमें हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि स्टेबलाइज वाइलाइड में क्या होगा, अनस्टेबल वाइलाइड में क्या होगा। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। तो इसमें आपको क्या रिएक्शन सीक्वेंस दिया है, ये वैसे इसमें जो आपको रिएक्शन दी गई है, दिस इज वेरी की स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो जनरली अगर आप देखेंगे मास्टर्स में जब आपको कुछ मॉलिक्यूल्स के कंप्लीट सिंथेसिस पढ़ाए जाते हैं तो उसमें ये एक फेमस रिएक्शंस में से है जो ये आपको पढ़ाई जाती है। तो उसी का एक बीच का हिस्सा है जो यहाँ पे एक रिएक्शन सीक्वेंस बना के पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले इस सबस्ट्रेट के ऊपर क्या डाला है, MCPBA इन प्रेजेंस ऑफ NaHCO3। तो बेसिकली जो आपका MCPBA है वो यहाँ पे दो काम कर सकता है, एक तो वो यहाँ पे एल्कीन पे इपॉक्सीडेशन कर सकता है या फिर वो बेयर विलेजर कर सकता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे इस पे जो ये CH2OMe ग्रुप है इसका काम ही ये है कि ये इस डबल बॉन्ड को मास्क कर सके। बेसिकली इस डबल बॉन्ड को इसने मास्क कर लिया है, तो इसीलिए जो आप जब इस पे MCPBA डालेंगे तो इसमें इपॉक्सीडेशन होने से पहले यहाँ पे बेयर विलेजर होगा। तो बेयर विलेजर इपॉक्सीडेशन जब होगा तो आपका जो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होता है वो जनरली माइग्रेट करता है, तो इसीलिए बेयर विलेजर होने के बाद यहाँ पे आपका ऑक्सीजन इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो MCPBA डालने के बाद आपको ये वाली स्पीशीज मिलेगी। नाउ सेकंड स्टेप में आपने क्या किया है, सेकंड स्टेप में आपने डाला है NaOH और H2O, NaOH और H2O। तो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या किया है, ये आपके पास यहाँ पे क्या बना है,
ये हमें साफ दिख रहा है दैट दिस इज साइक्लिक एस्टर, दिस इज लैक्टोन। तो इसमें आपने NaOH और H2 डाला, तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो जब भी आप किसी एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे सो व्हाट विल यू गेट। तो अब आप ध्यान से देखिए, एक तो आपके पास ये 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग है। इसे मैं बना लेता हूं। इस 5 मेंबर रिंग पे एक तो आपका ये देखिए, ये नीचे की तरफ आ रहा है बिलो द प्लेन, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है बिलो द प्लेन। तो आपका एक तो हो गया है बिलो द प्लेन CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH2 COOH, और एक आपका ये बिलो द प्लेन OH। इनकी पोजीशन आप ध्यान से देखिए। अगर मैं इस रिंग में नंबर देना शुरू करूं 1 2 3 4 5, तो 3 5 पोजीशन है। तो अगर CH2 COH यहाँ है तो सपोज आपका OH आपका यहाँ पे होगा, और जहां पे आपका OH है उससे CH2 ये डबल बॉन्ड है, और फिर जो CH2 के बाद जो ये आपका ये वाला है, इस पे आपका लगा है CH2OMe, और ये आपका है अबव द प्लेन CH2OMe। तो ऐसी स्पीशीज आपको सेकंड स्टेप के बाद मिल जाएगी। अब आप नेक्स्ट स्टेप देखिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें आपको डाला है I2, देन Ki, देन बेस, देन वाटर। तो बेसिकली ये रिएजेंट देख के आपको साफ समझ आएगा दैट दिस इज द रिएजेंट फॉर आयोडोइलेक्ट्रोनाइजेशन। आयोडोइलेक्ट्रोनाइजेशन में बेसिकली होता क्या है कि पहले आपकी एक एल्कीन होती है, उसके ऊपर आयोडोनियम आयन आपका बन जाएगा। कैसे? ऐसे। अब आप ध्यान से देखिए, जो आपके ये दोनों ग्रुप्स हैं ये आपके लगे हैं बिलो द प्लेन, तो इसीलिए आयोडीन का इजी होगा अबव द प्लेन आना। तो यहाँ पे आपको अबव द प्लेन ऐसे आयोडीन लग जाएगी। अब क्या होगा, जो आपका ये NaSCO3 है, जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये यहाँ पे बेस है, तो ये जो CH2COH का प्रोटॉन है इसे एब्स्ट्रैक्ट करता है एंड इट विल फॉर्म CO-। तो अब जो आपका यहाँ पे ये कार्बोक्सिलेट एनायन, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है एंड बेसिकली इट विल अटैक। अब ये आपका अबव द प्लेन है, तो ये नीचे से यहाँ पे अटैक करेगा और ये आपका इधर खुल जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, बिलो द प्लेन CH2 C डबल बॉन्ड O, और जो आपका O है इसने बिलो द प्लेन अटैक किया था, ये आयोडीन आपका अबव द प्लेन आ जाएगा, ये आपका OH है, और ये आपका अबव द प्लेन CH2OMe है। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा प्रोडक्ट आपके पास जो लिखा है दैट इज ए आपका ये प्रोडक्ट है, CH2 C डबल बॉन्ड O ये बिलो द प्लेन, फिर साइड में यहाँ पे आयोडीन अबव द प्लेन, देन OH बिलो द प्लेन, देन CH2OMe अबव द प्लेन। तो बेसिकली दिस इज सिंपल क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे पहले आपने बेयर विलेजर किया, बेयर विलेजर के बाद जो आपका एस्टर बना उसका आपने बेसिक हाइड्रोलिसिस किया, तो आपको मिल गया OH और CH2COH। फिर आपने यहाँ पे आयोडोइलेक्ट्रोनाइजेशन किया, फिर आयोडोइलेक्ट्रोनाइजेशन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट इज दिस। Now the next question is, the major product formed in the following reaction sequence is। तो इस क्वेश्चन में आपको ये मॉलिक्यूल दिया गया है। इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे एक एस्टर प्रेजेंट है CO2Me, और यहाँ पे एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर प्रेजेंट है। तो पहला स्टेप इसमें क्या है, यहाँ पे आपने किया है एसिड हाइड्रोलिसिस,
फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, BH3 1 इक्विवेलेंट, मतलब आपने यहाँ पे एक इक्विवेलेंट बोरेन डाल के यहाँ पे रिडक्शन किया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो आपके ऑप्शंस गिवन है, एक ऑप्शन में क्या किया है, एक ऑप्शन में जो ए ऑप्शन है ये तो आपका एज इट इज है और इसे आपको कर दिया गया है CH2OH। तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो CF3COOH से हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस करके एस्टर का क्या बनेगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे COOH बना और ये आपका एस्टर ही रहा। फिर जब आपका BH3 डाला है तो BH3 जो आपका है वो एक है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है ये आपका है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेसिकली ये पहले ऐसे ग्रुप को रिड्यूस करेगा विच इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो अगर आप एस्टर और एसिड में देखें तो आपका जो एसिड है COOH दैट इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, तो इसी का एक ही इक्विवेलेंट डाला है। तो इसका मतलब ये बात साफ है कि इस मॉलिक्यूल में जब आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस से आपको एक मॉलिक्यूल का एक एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करना है। तो वो एस्टर ग्रुप पहले आपको देखना होगा कौन सा होगा, और फिर जिस एस्टर ग्रुप का आप हाइड्रोलिसिस करेंगे वो बन जाएगा आपका COH, या तो ये COH बन जाएगा या ये COOH बन जाएगा। जो भी ग्रुप COH बन जाएगा उसी ग्रुप को आपको रिड्यूस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको BH3 1 इक्विवेलेंट गिवन है। BH3 जो है वो आपका एस्टर को भी रिड्यूस कर सकता है, लेकिन अगर एक्सिस में होता तो करता। अगर एक ही इक्विवेलेंट गिवन है तो प्रेफरेबली वो किसे करेगा, प्रेफरेबली वो इलेक्ट्रॉन रिच को करेगा विच इज एसिड नॉट एस्टर। तो इसका मतलब ये चीज हमें पता चल गई कि पहले तो आपको हाइड्रोलिसिस करना है एसिडिक और फिर आपको रिड्यूस करना है, और ये बात भी हमें साफ है कि जिस ग्रुप का हाइड्रोलिसिस होगा वही ग्रुप आपका रिड्यूस होगा। तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, सपोज आपका CO2Me ग्रुप हाइड्रोलाइज हुआ तो यही आपका रिड्यूस होगा। तो पहले आपका बनेगा COOH और फिर यही आपका रिड्यूस होकर बन जाएगा CH2OH। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए कि या तो ये पूरा मॉलिक्यूल तो सेम है बट ये ग्रुप आपका CH2OH बन गया, और सेकंड प्रोडक्ट आपका पॉसिबल कौन सा है कि ये सब तो आपका सेम है बट ये आपका यहाँ पे CH2OH बन गया। तो यही इसके दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। तो पहले हम अपने दो ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। तो आप एलिमिनेट किस ऑप्शंस को करेंगे, पहले तो आप B ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, B फॉर बॉय। क्यों, क्योंकि इसमें आपको दोनों में ही CH2OH दे दिया विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि CH2OH देने का दोनों में मतलब क्या है कि आपने आपने क्या किया, हाइड्रोलिसिस कर दिया होगा और फिर उसके बाद रिड्यूस दोनों को कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, एक आपका एस्टर प्रेजेंट होना ही चाहिए। और अगर आप C देखेंगे, C ऑप्शन में आपका एक एसिड है और एक आपका एल्कोहल है विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। एक आपका एसिड है, इस वाले को तो बना दिया एसिड, एसिड बनाने का मतलब क्या है कि हाइड्रोलिसिस इस पे किया और फिर उसके बाद इस वाले ग्रुप को बना दिया CH2OH, नहीं होगा। जब BH3 है तो वो पहले इसे ही रिड्यूस करेगा। तो इसमें आपके जो प्रोबेबल आंसर्स हैं वो है आपके ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर D, जिसमें एक ग्रुप तो आपका एसिड बन के रिड्यूस होकर अल्कोहल बन गया और दूसरा ग्रुप आपका एस्टर फॉर्म में ही रहेगा। तो इसमें जो सबसे की स्टेप है वो आपका पहला स्टेप है। आप बस ये पता कर लो कि आपका एसिड हाइड्रोलिसिस होगा किस ग्रुप का। जैसे ही आपको वो पता चलेगा उसी ग्रुप को आपको रिड्यूस करके CH2OH बना देना है। तो ये अब आप ध्यान से देखिए, इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका एस्टर है ये तो नॉर्मल एस्टर है, मतलब यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप की तरह सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। बट अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे, इस पोर्शन में ये जो हमारा एस्टर है दैट इज नॉट नॉर्मल एस्टर, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। एक तो इसमें हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है इस एमी ग्रुप की वजह से और इस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप की वजह से। हमारे दिमाग में ये आना शुरू हो जाता है कि ये एमी और टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है जो कुछ कर रहा होगा, बट एक्चुअली में इट इज दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। जब भी आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में जो आपका एक कीटोन मतलब एस्टर में जो ये C डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल ग्रुप है, इसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है दैट अटैक्स ऑन H+, दैट अटैक्स ऑन प्रोटॉन फर्स्ट। तो आपको ये देखना होगा कि विच वन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच। तो इस पे यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से
दिस सी डबल बॉन्ड ओ, इसका जो ऑक्सीजन है दैट इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, तो इसीलिए जो पहले एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा वो इसका होगा, और अगर इसका हाइड्रोलिसिस हो गया देन इट विल बिकम COOH, और फिर BH3 से रिड्यूस करने के बाद इट विल बिकम CH2OH। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, जिसमें CO2 तो आपका ऐसा ही रहेगा, बट जो ये वाला आपका ग्रुप है ये आपका पहले हाइड्रोलाइज होगा COH में, देन रिड्यूस होगा, और इसका हाइड्रोलाइज होने का रीजन क्या है, दैट द ऑक्सीजन जनरली नोन एज अल्फा ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन है एस्टर में, तो हम एक को अल्फा ऑक्सीजन बोलते हैं, एक को बीटा ऑक्सीजन बोलते हैं। तो जो इसका ऑक्सीजन अल्फा ऑक्सीजन है दैट इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, तो इसीलिए वो उसका हाइड्रोलिसिस पहले होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, तो इसमें आपको क्या दिया है, या आपको इसमें सबस्ट्रेट बना दिया है। अब पहले इसमें आपको क्या डाला है, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम PPH3 जैसे ही आप पैलेडियम देखेंगे या फिर कोई भी आप यहाँ पे ऑर्गेनो सिलिकॉन, ऑर्गेनो टिन या फिर ऑर्गेनो बोरिन कंपाउंड देखते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में ये ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट देखते ही आती है, दे आर कपलिंग रिएक्शंस। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पैलेडियम कैटेलिस्ट दे दिया है और आपको यहाँ पे ऑर्गेनो टिन कंपाउंड दे दिया है, जनरली इन्हें ऑर्गेनोस्टेनेट बोलते हैं। तो ये आपका कपलिंग रिएक्शन करेंगे, और जब आपका टिन होता है तो उसका नाम क्या होता है, स्टीले कपलिंग। तो ये आपका डायरेक्ट है, जहां भी आपका ये हेलोजन है उस हेलोजन पे आपका ये विनाइल ग्रुप के साथ दिया है कि आपका डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। और इसमें हमें खास बात क्या ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक्चुअली में क्या होगा, जब आपका ये स्टीले कपलिंग होगा देन यू विल गेट, सपोज ये आपका पूरा R ग्रुप है, R, तो ये Br की जगह ऐसे लग जाएगा। ऐसे मतलब जैसे ये जो आपकी जो ये एल्कीन थी ये आपकी किस फॉर्म में थी, ये आपकी जेड एल्कीन थी, सिस एल्कीन। तो जो आपका ये विनाइल ग्रुप यहाँ पे लगेगा, जो एक कपल होगा, ये भी आपका ऐसे ही लगेगा, सिस फॉर्म में ही लगेगा, एंटी फॉर्म में नहीं लगेगा। और जैसे ही आपने ये विनाइल ग्रुप यहाँ पे कपल किया तो अगर आप ध्यान से देखें देन यू आर फॉर्मिंग व्हाट, यू आर फॉर्मिंग डाइन। मतलब अगर आप सिर्फ इसकी इतनी एंटिटी देखें तो आपने ब्यूटाडाइन यहाँ पे फॉर्म कर दिया है। क्योंकि दिस ब्यूटाडाइन को देखना आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में आपको क्या किया है, यहाँ पे टोल्यूइन डाला है और हीट किया है। तो जब आप देखेंगे कि हीट किया है तो आपके दिमाग में आएगा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। अब इस मॉलिक्यूल में आपका यहाँ पे ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड है भी, तो ये डबल बॉन्ड आपका कैसे एक्ट कर सकता है, इट कैन एक्ट एज अ डाइनोफाइल। तो इसीलिए अगर आप ऑप्शन ए देखेंगे, ए ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ही गलत है। ए ऑप्शन तो आपका यही है जो आपने फर्स्ट स्टेप स्टीले कपलिंग के बाद जो अपना प्रोडक्ट बनाया है। एक्चुअली ए ऑप्शन में तो सिर्फ वही गिवन है, बी में कुछ, बी के लिए कुछ किया ही नहीं कि टोल्यूइन डाल के कुछ हुआ ही नहीं, तो ए ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। तो टोल्यूइन डाल के बेसिकली आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन 4+2 साइक्लोएडिशन विच इज नोन एज डील-सेल्डर रिएक्शन, जो हीट की प्रेजेंस में होता है, तो वो आएगा आपको दिमाग में। तो जैसे ही डील-सेल्डर रिएक्शन आया तो ये आपकी डाइन बन गई, तो अब आपको चाहिए डाइनोफाइल, तो डाइनोफाइल ये आपका प्रेजेंट है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे जो आपका सी ऑप्शन है उसमें जो डाइनोफाइल बनाया है वो C डबल बॉन्ड O को बनाया है, तो ऐसा नहीं होगा। जो आपका 4+2 साइक्लोएडिशन है वो पहले कार्बन एटम्स के बीच में ही होगा, तो इसीलिए जो आपका सी ऑप्शन है वो भी आपका गलत है। और अगर आप डी ऑप्शन को देखेंगे
तो डी ऑप्शन में आपको साफ दिखेगा कि आपका 4+2 साइक्लो एडिशन कराया है, जिसमें आपकी डाइन इसे माना है और आपका डाइनोफाइल इसे बनाया गया है। जब आप इस ग्रुप को यहाँ डाइन बना के ऐसे घुमा के लाके यहाँ पे डाइनोफाइल से साइक्लो एडिशन करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर विच इज डी। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, पहले बस आपको स्टीले कपलिंग करनी है जिससे आपकी जो स्पीशीज जनरेट होगी दैट विल एक्ट एज अ डाइईन। फिर आपके मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक आपका नॉर्मल C डबल बॉन्ड C और एक आपका कार्बोनिल का C डबल बॉन्ड O। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डीलसेल्डर रिएक्शन है पहले वो C डबल बॉन्ड C को ही डाइनोफाइल एज अ डाइनोफाइल करके होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रोडक्ट बनेगा यू विल फाइंड इट सेम एज द प्रोडक्ट गिवन इन ऑप्शन डी। So D is your correct answer for question number 31. Now the next question is the major product formed in the following retroaldol reaction is। तो इसमें आपको क्या दिया है, इस पे आपको डाला है TSOH 50% एक्वस डाइऑक्सेन। और आपको बेसिकली क्या बोला था, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रेट्रोएल्डोल रिएक्शन। तो रेट्रो का मतलब क्या होता है, उल्टा ले जाना। जैसे आपने यहाँ पे एक डाइन डाइनोफाइल लेके डीलसेल्डर रिएक्शन करके एक 6 मेंबर रिंग फॉर्म की, तो अगर आप उस 6 मेंबर रिंग को वापस से तोड़ के अपना डाइईन और डाइनोफाइल को वापस ले आएंगे तो उसे हम बोलेंगे रेट्रो डीलसेल्डर। तो बेसिकली रेट्रो मतलब होता है कि वापस इनिशियली वाले जो आपने रिएक्टेंट था जो आपका, उस पर चले जाना। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई इनिशियली क्या था, तो रेट्रो डीलसेल्डर अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका मतलब ये प्रोडक्ट आपको किस रिएक्टेंट से मिला था वही आपको देखना है। तो इसको देखने से पहले आप ये देखिए कि जब जनरली आप एल्डोल रिएक्शन करते हैं तो आपको एक्चुअली मिलता क्या है। तो सपोज मैं सबसे सिंपल एसिटेल्डिहाइड लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसका ही एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा जिससे हम बेस डाल के इनोलेट बनाएंगे, और वो जो इनोलेट है वो अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पे कार्बोनिल पे अटैक करेगा। ये बेसिकली मैं सेल्फ एल्डोल यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, CH3 C OH H और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड H, ऐसा आपको एक प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम बोलते हैं एल्डोल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो एल्डोल है दैट इज नथिंग बट अल्फा बीटा, इट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, जैसा भी आपने यहाँ पे यूज किया हो अपना सबस्ट्रेट, इट में भी एल्डिहाइड और कीटोन। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी। तो आप ध्यान से देखिए कि जो यहाँ पे आपका एक मॉलिक्यूल था उसका दूसरा मॉलिक्यूल के साथ जब आपने किया तो ये चीज पहले आपकी एल्डिहाइड ही थी, फिर इस पे जब इसके इनोलेट ने यहाँ पे अटैक किया तो ये OH बन गया और आपको मिला बीटा हाइड्रोक्सी। तो अब आप यही चीज जो आपको ये गिवन एल्डोल प्रोडक्ट है इसमें ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इसमें आपका एल्डिहाइड या कीटोन कहाँ पे है और उसके साथ आपको क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी मिलना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड है जो कीटोन प्रेजेंट है वो तो आपका इकलौता सिर्फ ये है। अब अगर ये एल्डोल प्रोडक्ट है तो इसमें आपका एक बीटा हाइड्रोक्सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसकी बीटा पोजीशन पे देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर इधर से देखूं तो ये होगी अल्फा पोजीशन और ये होगी बीटा पोजीशन। तो इस पे तो OH प्रेजेंट नहीं है, इस पे तो CH2OH और ये विनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर मैं इधर से देखूं तो ये आया अल्फा और ये आया बीटा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बीटा पोजीशन पे OH प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका OH है ये आपका पहले कार्बोनिल होगा, मतलब ये C डबल बॉन्ड O रहा होगा और इस पे इस पोजीशन ने अटैक किया होगा। तो आप ये बॉन्ड तोड़ लीजिए, ये वाला, इस पोजीशन ने यहाँ पे अटैक किया होगा। तो ये क्या रहा होगा,
ये आपका डबल बॉन्ड ओ रहा होगा, ये जो OH है इसे मैंने बना दिया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आप H लगा लीजिए। तो अब आप ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन सोल्व भी हो गया है, कुछ भी नहीं इसमें बचा है। ये आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपकी एक 6 मेंबर्ड रिंग है। इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं। इस 6 मेंबर्ड रिंग पर एक तो आपको लगा है डबल बॉन्ड हो, सपोज वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ये हो गया CH2 CH2, फिर ये CH2 ये CH2, फिर आप यहाँ पे नीचे आए तो इस नीचे आके यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपका क्या लगा है CH2 CHO, ये आपका हो गया CH2 CHO। फिर इससे अगली पोजीशन पर जब आप गए तो यहाँ पे आपका क्या लगा है CH2OH, और इसी पोजीशन पे आपका ये अबव द प्लेन विनाइल ग्रुप लगा है। तो बेसिकली ये आपका यहाँ पे बन गया है। अब आप देखना शुरू कीजिए जो आपको ऑप्शंस गिवन है। अगर आप ए ऑप्शन को देखेंगे तो ए ऑप्शन में जो आपका ये यहाँ पे कीटोन बनाया है, अगर आप ध्यान से देखें इस कीटोन के बाद एक CH2 है और फिर ये दोनों ग्रुप है विनाइल और CH2OH वाले। बट जो आपका ए ऑप्शन है उसमें यहाँ पे कीटोन के बराबर में 2 CH2 ग्रुप है पहले और फिर ये आया है, तो ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि आपका कीटोन और इसके बीच में एक CH2 होना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका हो गया गलत। सी ऑप्शन आपका क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसमें तो जो रिंग ही दी है वो ही 5 मेंबर्ड है। एक्चुअली जो आपकी इनिशियली रिंग थी वो 6 मेंबर्ड थी, उस पर ही आपके सबस्ट्रेट लगे थे, सब्स्टिट्यूएंट्स लगे थे। तो सी ऑप्शन आपका इसलिए गलत हो गया, इसमें 5 मेंबर्ड रिंग गिवन है। अब आपका बचा ऑप्शन नंबर बी एंड डी। तो बी में अगर आप और डी में आप जो फर्क देखेंगे, ये चीज तो इसमें सही गिवन है दोनों में कि कीटोन के साथ और इसके बीच में जो ग्रुप है वो CH2 है। बी और डी ऑप्शन में जो इकलौता फर्क है वो है CH2 CHO की स्टीरियोकेमिस्ट्री का। बी ऑप्शन में क्या किया है, जो आपका CH2 CHO है उसे तो बनाया है बिलो द प्लेन और हाइड्रोजन को बनाया है अबव द प्लेन। और जो आपका डी ऑप्शन है ये हो गया आपका बी ऑप्शन, और जो आपका डी ऑप्शन है उसमें CH2 CHO को बनाया है अबव द प्लेन और हाइड्रोजन को बनाया है बिलो द प्लेन। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, तो आप ध्यान से जो आपको रिएक्टेंट है उसे देखिए। आपका जो CH2 CHO ग्रुप है वो आपका कहाँ से आया है, वो आपका यहाँ से आया है CH2 CHO। इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है बिलो द प्लेन, ये आपका नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे अभी आपने ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 30 में देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 30 नहीं क्वेश्चन नंबर 29 में जब हम प्रोस्टाग्लैंडिन हमने बनाया था, तो उसमें भी जब हमने पहले बेयर विलेजर किया था और उसके बाद बेसिक हाइड्रोलिसिस किया था, तो ये वाले बॉन्ड जो दोनों नीचे की तरफ थे तो OH भी आपका बिलो द प्लेन आया था और CH2 COH भी आपका बिलो द प्लेन आया था। मतलब जो ये आपके चारों बॉन्ड हैं ये आपके बिलो द प्लेन जा रहे हैं। तो सिमिलरली जो आपका CH2 CHO है ये यहाँ से बिलो द प्लेन जा रहा है। तो इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, जिसमें आपका CH2 CHO बिलो द प्लेन है और जो यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन है दैट इज अबव द प्लेन। So the final answer to question number 32 is option B। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, आपको क्या दिया है, आपको बोला है कि रेट्रो एल्डोल कीजिए। तो पहले आप जनरल एल्डोल करके देख लीजिए कि जब आपके पास नॉर्मल एल्डोल आप करते हैं तो आपके पास रिएक्टेंट क्या होता है और फाइनली आपको क्या मिलता है। वही हमने यहाँ पे किया कि हमें भाई बीटा हाइड्रोक्सी के साथ कार्बोनिल ग्रुप मिलता है, तो हमने अपने गिवन प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई किया कि वो बीटा हाइड्रोक्सी कौन सा है और फिर वहीं से बॉन्ड तोड़ लिया, क्योंकि वो जो बीटा वाली हाइड्रोक्सी वाली पोजीशन थी वहीं से आपने इनोलेट से कनेक्शन किया था, वो बॉन्ड तोड़ के वो आपका इनोलेट वाली पोजीशन हो गई और जो OH था उसे आपने एल्डिहाइड बना लिया एंड यू गॉट योर आंसर। और फिर फाइनली आपको एक स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी थी जो आपको गिवन मॉलिक्यूल से ही पता चल गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमिनेशन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो क्या दिया है, रोडियम CH3 CO I माइनस चार्ज है इन प्रेजेंस ऑफ CO एट 35 बार 453 केल्विन। तो इसमें आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट पूछा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने ऑर्गेनोमेटेलिक्स जब पढ़ा होगा
तो एक प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस। तो ये एक्चुअली उसी का ही एक बीच का हिस्सा गिवन है, मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस। दिस इज बेसिकली कमर्शियल प्रोसेस जिससे हम एसिटिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें जनरली क्या होता है, एक रोडियम कैटलिस्ट इनिशियली हम RH CO2 I2 माइनस ये यूज करते हैं, फिर इसके ऊपर हम मिथाइल आयोडाइड का ऑक्सीडेटिव एडिशन करते हैं। तो ये बेसिकली जो हमें स्पीशीज गिवन है, ये इसी स्पीशीज पे हमने यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड CH3I का ऑक्सीडेटिव एडिशन कर दिया है। फिर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज माइग्रेटरी इंसर्शन इन प्रेजेंस ऑफ CO। तो होता क्या है, जो आपका ये मिथाइल ग्रुप है ये आपका माइग्रेट कर जाएगा किसी भी सिन वाले CO पे। ये भी इसका CO सिन है और ये भी इसका CO सिन है, और CO की प्रेजेंस में किया है। तो इसके माइग्रेट होने के बाद जो आपकी वैकेंसी क्रिएट होगी वो आपकी CO से फिल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, रोडियम, और सपोज आपने ये C डबल बॉन्ड और CH3 और यहाँ पे आपका CO आ जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन आप क्या कर रहे हैं, ये रिएक्शन आप CO की प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो जैसे ही माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, नया CO जो आपने अलग से प्रोवाइड किया है वो उस वैकेंट साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। इसे जो हम माइग्रेटरी इंसर्शन बोलते हैं, एक्चुअली इसमें कंफ्यूजन रहता है कि CO इंसर्ट हुआ है या मिथाइल माइग्रेट किया है। तो इसके लिए इसे पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। तो उस एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव हो गई थी कि एक्चुअली इस रिएक्शन में मिथाइल है जो माइग्रेट करता है। तो माइग्रेटरी इंसर्शन जो हम बोलते हैं दैट इज एक्चुअली ऑल अबाउट मिथाइल माइग्रेशन एंड नॉट CO इंसर्शन। कई बार हम CO इंसर्शन बोल देते हैं बट दैट इज ओनली टू रिप्रेजेंट योर प्रोडक्ट कि अच्छा ये CO बीच में इंसर्ट हो गया, बट एक्चुअली जो आपका मैकेनिज्म है दैट इज वाया मिथाइल माइग्रेशन। तो आपका ये बन गया CH3CO, ये भी आपका यहाँ पे CO है और ये आपके यहाँ पे 3 आयोडाइड लगे हुए हैं। तो होता क्या है, जो आपका CH3CO है और जो आपका I है वो आपका एलिमिनेट कर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन। और बेसिकली ये एक दूसरे के सिन भी हैं। तो इसका जो रिडक्टिव एलिमिनेशन में आपको ये बात पता होगी कि रिडक्टिव एलिमिनेशन सिन ग्रुप्स का होता है। तो CH3CO और I, तो CH3C डबल बॉन्ड I, ये ग्रुप आपका रिडक्टिवली एलिमिनेट कर जाता है। तो आपका इसमें आंसर यहीं पे है, आपसे पूछा गया है द एलिमिनेशन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो इट इज एसिटाइल आयोडाइड CH3COI। और बेसिकली फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यू विल गेट एसिटिक एसिड, इसीलिए इसका नाम है मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस। बट इसमें आपको बेसिकली बीच का एक उसका स्टेप दिया गया है, उस स्टेप में रिडक्टिव एलिमिनेशन का जो स्टेप है तो इसमें आपको CH3COI मिलता है। सो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C, CH3COI acetyl iodide. So that's all for this video. I will be discussing rest of the questions of this paper in the upcoming videos. If you have any queries then you can ask in the comment section. Thank you so much for watching this video.